Good evening, everyone. My name is Kritika Jain. I'm an engineer and I'll be taking your applied maths in class 11th. ठीक है? So 10th में जो हमने maths पढ़ी थी, आप लोगों ने दो parts में पढ़ी थी. हाँ, कोई जना basic में था, कोई जना standard में था. यहाँ पे ऐसा कोई option नहीं है. There's only one maths, which is applied maths. Since you have taken commerce, so आपके पास applied maths रहेगी. Now, what do we mean by applied maths first? So maths से ये नाम क्यों change कर दिया? Applied maths क्यों बोल दिया इन्होंने? Why did they changed? So they changed because applied, आप लोग आगे कॉमर्स पढ़ोगे. कॉमर्स इज मोर और लेस अबाउट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, है ना. वहाँ पे आप कहीं ना कहीं इस मैथ्स को अप्लाई करोगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्लाइड मैथ्स. यू विल बी स्टडिंग अबाउट द एप्लीकेशंस पार्ट. मतलब ऐसा नहीं है हम आपको कंसेप्ट पढ़ा दिए, अब आप पूछोगे यार मैम आपने पढ़ा दिया, अब करेंगे कहाँ. आप जैसे क्लास 10th में बोल दोगे मैम आपने साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ा दिया, अब क्या करें इसका, कहाँ काम में लेंगे हम, क्या वहाँ एंगल नापने जा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आप लोगों के सिलेबस में अप्लाइड मैथ्स लेके आने का कंसेप्ट ही यही है. दिस मैथ्स इज मोर और लेस अबाउट द एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ. ठीक है. सो यहाँ पे आप जितने टॉपिक्स पढ़ोगे ना, यू विल स्टडी विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको यूज करोगे. यू आर डूइंग सम बिजनेस, यू आर डूइंग सम रिसर्च एनालिसिस, वहाँ पे सब जगह आप ये सारे टूल्स को यूज करोगे. सो यू हैव अ वेरी गुड करिकुलम इन क्लास 11th एंड 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स. एंड यस, यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वो हमेशा आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में वैसे क्वेश्चंस आएंगे. सो एक तरीके से मोर और लेस यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम ऑल्सो. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वंस यू आर डन ना, आप बोलो मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता हूँ या कोई भी XYZ एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहता हूँ, तो हर एप्टीट्यूड टेस्ट में ये वाली वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे ही. सो कुछ सेक्शन हम 11th में कवर करेंगे और कुछ सेक्शन हम 12th में कवर करेंगे, राइट. सो अप्लाइड मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ. अप्लाइड मैथ्स, दिस इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की सब्जेक्ट इन योर कॉमर्स सब्जेक्ट, कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट. सो अभी हम लोग एक बार इसका क्विकली एक बार कोर्स गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन वील मूव अहेड. सो हमारे पास कुछ यूनिट्स में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है. For the session 24-25, class 11th, you have an 80 marks paper. Along with that, same वही आपका 10th का जैसा concept है, 20 marks आपके internal assessment पे जाएंगे. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टीचर से कोई लड़ाई नहीं करनी है, 20 नंबर टीचर ही देंगी. ठीक है. सो टीचर से बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, उनको परेशान नहीं करना है. ठीक है. अगर क्लास 11th में सोचा नहीं नहीं मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, तो कोई नहीं, 12th में काट लेंगी मैम को कहीं ना कहीं रीस निकालनी है, निकाल लेंगी. ठीक है. सो टीचर के साथ बहस नहीं करनी है और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है क्लास 11th और 12th में. ये ध्यान में रखना है क्योंकि टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग योर रिजल्ट, राइट. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सम our entire syllabus has been divided into these 8 units, right. सबसे पहली है numbers quantification and numerical application. Numbers quantification and numerical application, this is a 9 mark unit. ठीक है. और इसके अंदर हम लोग एक नई variety of number system पढ़ेंगे. हम लोग अभी तक decimal number system पढ़ते हैं जिसमें 10 numbers होते हैं, 10 digits होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 up till 9. इससे आप कितने डिजिट्स बना सकते हो, आप कितने सारे नंबर्स बना सकते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 करोड़, कुछ भी लिख सकते हो आप इन 9 नंबर को 10 नंबर को यूज़ करके. ठीक है. अभी हम लोग एक नया नंबर सिस्टम यहाँ पढ़ेंगे विच इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, 0 और 1, ध्यान है, बाइनरी नंबर्स 0 और 1. सो हम लोग यहाँ पे 0 और 1 की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को भी सिर्फ 2 डिजिट्स में ही एक्सप्रेस कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट इज बाइनरी नंबर. देन क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, दिस कवर्स सम ऑफ द डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज. जैसे आप लोग इसमें इंडाइसेस पढ़ोगे, है ना, इंडेक्स जो आपने पावर पढ़ी थी ना, एक्सपोनेंट, लॉग पढ़ोगे इसमें. ठीक है. देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट एवरेज कैलकुलेशन, मतलब एक गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज दे दी आपको, उसका एवरेज निकालना है. कैलेंडर जो बहुत सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आता है कि आज के दिन पे मान लो मंडे है, तो बताओ अगली, आज जैसे ये तारीख है 27 मार्च, है ना, और टुडे इज वेंसडे. सो बताओ नेक्स्ट ईयर 27 मार्च को क्या डे होगा, या कोई रैंडम ईयर 2050 में
27 मार्च को क्या डे होगा, या पहले किसी साल की बात कर लेते हैं हम। सो ये कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लॉक की अभी किसी पर्टिकुलर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल होता है ना। सो आप बताइए क्या एंगल होगा व्हेन इट इज 10:30, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, एवरेज स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, ऑल दीज कंसेप्ट्स विल बी कवर्ड हियर, ठीक है। देन वी हैव अलजेब्रा टॉपिक। सो अलजेब्रा इज अगेन, ये आपकी सारी चीजें कंसिडर करेगा, अलजेब्रा, एवरेजेस, कैलेंडर, ये दोनों चीजें आपकी कवर हो गई, मेंसुरेशन। नेक्स्ट कम्स दी अलजेब्रा पार्ट। सो अलजेब्रा के अंदर हमारे पास सेट्स होंगे, ये एक नया नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में। सेट्स रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर उनका डिनोशंस, then the various terms, Venn diagrams, way relations, functions, all these things we'll be studying here. फिर आती है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपके अलजेब्रा का ही पार्ट है। सो अलजेब्रा हियर is basically a very huge unit which is of 15 marks. So यहाँ पे आप देखोगे 15 marks के अंदर sequences and series भी। आपने AP पढ़ी थी क्लास 10 में, वो तो पढ़ेंगे ही हम, तो वो थोड़ा सा एक तो वो सिक्योर हो ही गया। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे GP भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, विच इज अनदर टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है। सो दैट ऑल्सो विल बी स्टार्टिंग हियर। दूसरा आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में मेंसुरेशन पढ़ा था, यानी कोन, सिलेंडर, टेंट का सरफेस एरिया, वो सब हमारे यहाँ पे भी है, बस थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वही 9th के कंपैरिजन में 10th में हाई था, 10th के कंपैरिजन में 11th में हाई था। सो ऐसा नहीं है दैट इट इज एंटायरली न्यू। See, you are also familiar with various topics. So ऐसा नहीं होगा कि हमको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है मैम तो फॉरेन लैंग्वेज में बोले जा रही है, या कोई फॉरेन टर्म्स लिखे जा रही है, या कोई फॉरेन सिंबल्स बनाए जा रही है, बस डिजाइनर लैंग्वेज लिखी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़कर भी आए हो जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो पढ़ा है उसको यूज करेंगे, उसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। नाउ देन मैथमेटिकल रीजनिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये मैंने आपको बोला ना, ये शुरू की 3 यूनिट्स तो आपकी ऐसा मान के चलो ऑलमोस्ट हर एप्टीट्यूड एग्जाम में आती है। रीजनिंग में इतना मजा आता है, ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऑड वन आउट, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, सिलॉगिज्म, ऐसे कुछ डिफरेंट रीजनिंग रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट 6 नंबर की है ना, पता है इसके लिए 0 पढ़ने की जरूरत है। मतलब 0 पढ़ने की मतलब इन द सेंस एक बार पढ़ लिया हो गया, बस फिर प्रैक्टिस करते रहो। कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, कुछ है ही नहीं फॉर्मूला। हर बार नया सिचुएशन होगी, ये इसकी मम्मी है, वो उसके पापा हैं, ऐसे करके कुछ चलता रहेगा। हर बार नई सिचुएशन होगी, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। नो फॉर्मूला, नथिंग। हाँ, मेंटल एबिलिटी, करेक्ट, मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, वही, ठीक है। सो इट इज दिस 6 मार्क इज बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आता है। मैं इसको बोलती हूँ थोड़ा सा माइंड रिलैक्सिंग यूनिट है, कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा यही कर लो यार, इसमें कोई दिमाग तो लगाना है पर कुछ लर्न करावा नहीं चाहिए, है जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ 6 मार्क्स। देन कम्स द कैलकुलस। नाउ दिस लेज अ फाउंडेशन फॉर क्लास 12th यूनिट कैलकुलस। सो यहाँ पे ये आपका एकदम फ्रेश आया है और ये आपको क्लास 12th के लिए प्रिपेयर करेगा। सो यहाँ पे हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, और कैलकुलस क्लास 12th में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है विच इज अनदर 15 मार्क यूनिट देयर। सो यहाँ पे 10 मार्क्स की है, ये आपको बेसिक्स बनाएगा जो आप क्लास 12th में यूज करोगे, ठीक है। सो कुछ टॉपिक्स हम ऐसे भी करेंगे जो हम अभी थोड़ा बेसिक्स पढ़ लिए, 12th में हम उनको डिटेल्ड वे में पढ़े, ठीक है, वही इलैबोरेट हो गया। नेक्स्ट कम्स द प्रोबेबिलिटी, वो नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, गए वो दिन। अब बड़े हो गए हो, क्लास 11th में आ गए हो, तो कुछ तो नया भी लाएंगे हम। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अलॉन्ग विद दैट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट केसेस आएंगे, साथ ही साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कुछ स्पेसिफिक थ्योरम्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ अलजेब्रा में सेट्स पढ़े ना, उन सेट्स को यहाँ पे हम यूज भी करना सीखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे विल बी अगेन, वो आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ के आए थे, अब 4 फॉर्मूला और पढ़ेंगे। सो वो तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ उसके आगे की चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, दिस इज अ 12 मार्क्स topic, and this is also a part of your economics as well. You might have heard, आज पता चला होगा। So statistics, it is a part of your economics also. So वहाँ से भी आपको help मिलेगा और यहाँ से आप economics में उसको help कर सकते हो, ठीक है। So ये एक तरीके से कह सकते हैं common topic है जो 2 subjects cover कर लेगा, ठीक है। Next,
Basics of financial mathematics. Now, this basics of financial mathematics, again, it is a very important unit here, क्योंकि ये दो parts में divided है. Half unit is covered in class 11, half is covered in 12th. यहाँ पे भी ये 15 नंबर की है, वहाँ पे भी ये 15 नंबर की है. So इसमें हम क्या पढ़ते हैं? आपने simple interest निकालना सीखा था? Compound interest, simple interest, compound interest तो सुन रखा है ना? ब्याज, पैसा लगाया है, ब्याज, पैसे किसी को उधार दिया, ब्याज दे भाई, ऐसे नहीं दूंगा फ्री में, वो ब्याज तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे, जैसे एन्युटी, रेगुलर एन्युटी, कॉन्टिंजेंट एन्युटी, ये वाली चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिसको आगे फर्दर हम क्लास 12th में यूज करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या पढ़ते कोऑर्डिनेट में क्लास 10th में? सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना. यहाँ पे वो नहीं पढ़ेंगे, हाँ यूज करेंगे पर पढ़ेंगे वो नहीं, वो तो बस एक छोटा सा मामूली सा पार्ट है इसका. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लाइन, स्ट्रेट लाइंस, कि हम लोग जब ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइंस बनाए थे, ध्यान है, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जब लिखे थे, बनाई थी स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग. तो अब इन लाइंस की इक्वेशन लिखना. पहले तो तुमने क्या की थी, इक्वेशन गिवन थी, तुम लाइन ड्रॉ करे थे, है ना. अब तुम्हें कुछ लाइन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक दे दी कि इस पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन की इक्वेशन लिखो. तो हम लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, या कंडीशन दे दी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, कि हम लोग यहाँ देखेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला. ये तीन हमारे सिलेबस का पार्ट है. सो 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शेप्स वील बी डिस्कसिंग हियर. दिस इज अगेन अ 5 मार्क्स. ठीक है, छोटा सा यूनिट है बट इधर कंसेप्ट ज्यादा है. Alright, this is clear. So this is how the syllabus will go through. आपका ये पूरा syllabus in 8 units में ही divided है. Again, मैंने आपको बताया some are actually extended in class 12. So जैसे यूनिट 1 हो गई, इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वही 11th और 12th. पर हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होती है, बस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आधा पार्ट 11th में पढ़ा दिया. हाँ, ये एप्टीट्यूड से इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से. देन नेक्स्ट अलजेब्रा, दिस इज ओनली कन्फाइंड टिल क्लास 11th. इसी के अंदर हम इसको यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत फंक्शंस वगैरह वो आगे यूज कर लेंगे 12th में. देन मैथमेटिकल रीजनिंग, अगेन इट इज कन्फाइंड टू क्लास 11th एंड फॉर एनी एप्टीट्यूड एग्जाम इन फ्यूचर. Calculus, this is your basics for 12th. Probability, another 2 parts में divided है, इसकी separate है, उसकी separate है. Descriptive statistics, same 2 parts में divided है, इधर descriptive है, उधर inferential है, 2 parts में divided है. Basics of financial, now here it is basics, उधर financial mathematics ही है पूरी. ठीक है. And lastly coordinate, this is confined to class 11th only. 12th में we'll be discussing some other unit. ठीक है क्या? Is this clear? So this is how we'll proceed in our syllabus also. Today I'm starting with the unit 1 only. Unit 1 के अंदर आपकी binary numbers, indices, log and the various log properties and their applications in our day-to-day life. So हम लोग अभी start कर रहे हैं. We'll start with indices. So indices. पहले बता दो indices होता क्या है? Any idea about indices? To the power exponent, very nice. To the power कैसे लिखते थे? मैं ऐसे लिखती थी ना, 2 की पावर 9, है ना, ऐसे ही बोलते थे. इसको रीड कैसे करते थे? 2 to the power 9, राइट. या आप और कुछ बोलते थे. इसको अगर मैं इलेबोरेट फॉर्म में लिखती हूँ, चलो 2 की पावर 3, इसको अगर मैं डिटेल फॉर्म में लिखती हूँ तो कैसे लिखती हूँ? इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट? 2 into 2 into 2, सॉरी 3 टाइम्स जब हम इसको रिपीट कर रहे हैं. सो ये क्या है? एक शॉर्ट नोटेशन होता है जब हम लोग किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स. किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हमारे पिक्चर में क्या आती हैं? इंडाइसेस. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ इंडाइसेस. Right. Now, before I start with indices, let us first understand इसको हम generalized form में कैसे लिखते हैं. So मैं मान लेती हूँ a की पावर b लिखा है मैंने, तो हम a को क्या बोलते हैं और b को क्या बोलते हैं? मुझे ऐसे बता दो. b is known as the power. Very nice. base किसने बोला था? This is the power. Or we also call it as exponent. अभी इसने बोला था ना ये word exponent. And a is known as the base. Very nice. So this is our base. So a is the base and b is the power here. So इसको अगर मैं read करूँ that a is multiplied with a b times,
ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टिल बी टाइम्स, यही मतलब हुआ। और कोई तरीके से आप क्या रीड करते हो, ए टू द पावर बी, है ना, ऐसे ही रीड करते हो इसको, करेक्ट। अच्छा, बी टाइम्स ए तो नहीं होता है, बी टाइम्स ए तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होता है ना, तो बी टाइम्स ए हो जाता है, समझे, आगे समझ में। अभी हम लोग यहाँ पे a टू द पावर b पढ़ेंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं ना, कुछ बहुत ही कॉमन जनरल से आपने पढ़े भी हैं, है ना। एक बात बताओगे, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होता है वो क्या होता है, a की पावर, कोई भी नंबर की पावर 1 itself only, so here it will be a। और कोई भी नंबर की पावर 0 1, भूल गए, x की पावर 0, y की पावर 0 इज 1, है ना, a की पावर 0, 2 की पावर 0, पर 0 की पावर 0 नहीं बताते, नॉट डिफाइंड, वेरी नाइस। सो 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, वो नहीं होना, यहाँ a शुड नॉट बी 0, एक चीज ध्यान रखनी, a शुड नॉट बी 0। यह आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, है ना। हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, है ना, और किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर 1 हो जाता है, पढ़े थे हम लोग, करेक्ट। अच्छा, एक और चीज पढ़े थे, आपको ध्यान हो तो, कि अगर दो नंबर्स का सेम बेस होता है ना, और उनकी अलग अलग पावर्स होती है और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n करते हैं, वेरी नाइस, द पावर्स गेट एडेड अप। सो इधर से क्या आ जाता है, a टू द पावर m प्लस n, ऐसे ही करे हो आप लोग, करेक्ट। अच्छा, डिवाइड होता है तो सो इट विल बी a की पावर m माइनस n, सही है। अच्छा, एक और बात बताएंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज ही लिख रहे हैं हम लोग, आप चाहें तो इसको हेडिंग में लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक और चीज बताइएगा, a की पावर m होल टू द पावर n, मतलब 2 की पावर 4 होल टू द पावर 3 लिखा है मैंने, तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर 12। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। बेसिकली यही तो लिखा है कि भाई 2 की पावर 4 का क्यूब, 2 की पावर 4 का क्यूब, है ना, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो, m प्लस n वाली कहाँ गई, ये रही, है ना, सेम बेस पावर विल गेट एडेड अप। सो इधर से क्या आ गया 4 4 4, कितना हो गया 12। सो इधर से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n, ये सोनो सही है, पक्का। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम इसी पे ही, एंड देन वील मूव अहेड, राइट। चलिए, एक बात बताइएगा, 72 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5, है ना, अपॉन 36 इंटू 8 इंटू 27, करके देखिए, सिंप्लीफाई, ऐसा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, सिंप्लीफाई करना है आपको उसको, सिंपल। स्टार्ट सिंप्लीफाइंग दिस, करेंगे, पेन यूज़ कीजिए, पेपर यूज़ कीजिए, कुछ तो यूज़ कीजिए, ऐसे नहीं आएगा, यूज़ पेन एंड पेपर, ओरली नहीं होएगा। करिए, रैंडमली दिया है, आंसर चेक कर लेते हैं सब, हाँ जो भी आंसर आ रहा है, हाँ अल्टीमेट, ये तो आई थिंक 1 और 2 कैंसिल ही हो रहा है। फिर उसके बाद देख लो, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 की पावर 3। इसमें फैक्टराइज
कराए हमने फटाफट से, समझे कि नहीं? 36 पंजा 36 टू सा, ये तो सीधा सीधा आ गया। 2 इंटू 2 की पावर 8 कितना हो गया? 2 की पावर 9, सेम बेस, सो द पावर्स विल एड अप, इंटू 3 की पावर 5, समझे? अपॉन 2 की पावर 5 7 6, सो इधर से कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 6 कितना होएगा? 64 इंटू 9, आंसर 576, वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीडेड, राइट नाउ। हम लोग अभी तक है ना छोटी क्लासेस में क्या करे थे, हमारा जो बेस था वो फिक्स था, एक पॉजिटिव इंटीजर कोई होएगा या कोई भी नंबर होगा, ठीक है, और हमारी पावर भी यहाँ नेचुरल नंबर ही थी, तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर लिए थे, काम हो गया था हमारा। बट नाउ विल बी एक्सटेंडिंग कि हमारा ये जो बेस है, मतलब ये जो ए है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, और ये जो पावर है m, ये यहाँ हमने b नाम दिया था, ये हमारा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर पढ़े थे हम क्लास 10th में, रैशनल नंबर इज p बाय q। सो अभी तक तो हम पता है क्या, अभी तक मैंने सारे नेचुरल नंबर्स लिखे थे, आपको ध्यान हो तो, नेचुरल नंबर या इंटीजर देखे थे हमने ज्यादातर, या तो इंटीजर माइनस पावर होगी तो 1 बाय हो जाएगा, है ना, इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मैंने कहा आप क्लास 11th में आ गए हैं तो हम कुछ तो डिफरेंट करेंगे, तो अब हम जो पावर्स देखेंगे ना, इट विल बी अपॉन ऑल्सो। कहने का मतलब मैं ऐसे फॉर्म में इंट्रोड्यूस करूंगी अब आपको। सो a टू द पावर 4/3, ऐसा अगर हमने लिखा है, ठीक है। सो 4/3 इज अ रैशनल नंबर। सो अभी हम लोग हमारा डिस्कशन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, फ्रॉम बीइंग एक्सपोनेंट एज अ इंटीजर की बजाय अब हम किसको कंसिडर करेंगे? अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में इंटीजर्स तो कवर हो रहे, करेक्ट और नॉट बताएंगे? सारे इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर ना, 2 को लिख सकते हो 2/1, रैशनल नंबर है, इंटीजर भी है। तो हम अभी तक क्या करे थे? एक्सपोनेंट्स वर इंटीजर्स ओनली। अच्छा एक बात बताओगे, 2 की पावर -2 क्या होता है? 1/2 की पावर 2, करेक्ट, यही होता है। हमेशा माइनस पावर होती है तो क्या कर देते हो आप? उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हो, राइट? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो अगर मैंने लिखा होता 2 की पावर a की पावर -b, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर b, समझे? इज दिस क्लियर? बिल्कुल बेसिक्स पे हैं हम लोग, ये चीज समझ आती है सबको एवरीवन? अच्छा, यहीं से ही हम एक और प्रॉपर्टी समझते हैं, अभी वो वाली प्रॉपर्टीज तो हमको समझी, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सो अगर मुझे दे रखा है, सपोज वी बीन गिवन a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अभी देखो, द पावर्स आर सेम और द एक्सपोनेंट्स आर सेम, बट exponents are same but the bases are different। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में? ab टू द पावर m, हम इसको कंबाइनली लिख सकते हैं ab टू द पावर m। द सेम अप्लाइज फॉर डिवाइड ऑल्सो। सो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, then this can be written as a by b होल टू द पावर m, करेक्ट और नॉट? सही है कि नहीं है? पक्का? सो ये सारे हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं? पढ़ रखे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ कि a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, ये मेरे को गिवन है, अब हम कुछ कंक्लूड करते हैं। a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, तो क्या x और y बराबर होंगे? यस, बट एक कंडीशन, मैं इसको लिख देती 1 की पावर x इज इक्वल टू 1 की पावर y। ए भाई 1 की पावर x भी 1 होगा और 1 की पावर y भी 1 होगा, क्या x और y 1 है, सेम है? नहीं। सो बेस शुड नॉट बी 1। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू ओनली व्हेन दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए समझिए, मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। अगर a 1 होता है तो इफ a इज 1, राइट, सो 1 की पावर 10 है ना इज 1, एंड 1 की पावर 19 इज ऑल्सो 1, है ना? सही लिखी हूँ? दोनों के अगर LHS को इक्वेट करती हूँ तो 1 की पावर 10
इज इक्वल टू 1 की पावर 19. क्या 10 बराबर 19? नो. सो हमारी वाली कंडीशन कब वैलिडेट होएगी? when a is not equal to 1. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए प्रॉपर्टीज को एक बार फॉर्मली लिख लेते हैं सारी, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. राइट? सो वील फॉर्मली राइट ऑल द प्रॉपर्टीज नाउ. You may write all the properties here. So सबसे पहले a to the power b की बात कर रहे हैं हम. a is the base and b is the exponent. Here a जो रहेगा वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं हम हमेशा बेस, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, हम लोग इसको समझेंगे. So a is the base which can be taken as any positive real number. ठीक है? हाँ जी. indices, yes. ठीक है? Then b is the exponent, और मैंने आपको बोला now your discussion will extend to rational numbers. So अब हम b को rational number कुछ भी ले सकते हैं, मतलब not only integers. पहले क्या पढ़ते थे? सिर्फ integers ही. अभी हम लोग इसको rational numbers में पढ़ेंगे. हम फॉर्मली लिख लेते हैं, हमने जो पढ़ा पूरा हमने समझ लिया, अब हम लिख लेते हैं एक जगह पे a की पावर b. a is the base, b is the exponent or the power. समझे? Now properties. सबसे पहली, हाँ जी. नो या नेगेटिव के केस में क्या हम रैशनल नंबर्स जैसे नेगेटिव पार्ट्स ज़्यादातर डिफाइन नहीं होंगी. फिर जैसे हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी कंसिडर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर दैट विल बी नॉट डिफाइंड. फोर्थ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं लेना, नहीं तो आप कर लीजिए. हाँ, बट यहाँ पे अब जब हम लोग आगे, क्योंकि मैं अब हम लोग सिर्फ इसमें पास इंटीजर्स ही नहीं लेंगे ना, हम लोग रैशनल नंबर लेंगे तो हम लोग सर्च पे मूव कर जाएंगे. सर्च मतलब अंडर रूट वाला कंसेप्ट, तो वहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को अभी अवॉइड करेंगे. ठीक है? सो ए कैन बी टेकन एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी इज एनी rational number. Yes, if your b power is not a rational number, मतलब if it is an integer, तो जनरली हम लोग उधर नेगेटिव नंबर्स भी यूज करते हैं. वो जो पहले वाला था वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई मनाही नहीं है. पर यहाँ पे अब हम जैसे, अब सपोज मैंने आपको लिख दिया 4 की पावर या -4 की पावर हाफ, इसका क्या मतलब होता है? अंडर रूट ऑफ -4. क्या ये डिफाइंड है? नो. सो हम लोग क्योंकि अब रैशनल नंबर्स कर रहे हैं तो हम जनरलाइज वे में अभी पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे. मुझे नहीं पता ना यार अंदर अभी. हाँ, अगर मैंने इसको लिखा होता -8 की पावर 1/3 तो फिर तो आ जाता ना -2. -2 का क्यूब इज व्हाट? -8. तो कुछ केसेस में तो ऑड नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर्स में डिफाइन हो जाता है, पर पॉजिटिव नंबर्स हर बार नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं होता है. तो इसलिए हमने जनरलाइज के लिए हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे जस्ट टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है? डेफिनेशन में ऑल्दो हाँ वो वाला आप जो कह रही हो -2 की पावर 3 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें. ठीक है? ऑलराइट, बट वो ध्यान रखना जब आप रैशनल पास ले रहे हो तो आप नहीं लें. ठीक है? गॉट इट? नेक्स्ट, इस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग यहाँ पे कोई भी रियल इंटीजर टू द पावर इंटीजर लिए थे. ठीक है? नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी लिख ली हैं, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग एक जगह समराइज करके. प्रॉपर्टीज फर्स्ट, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Second, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. Next, third, चलो नीचे लिख लेते हैं. Third, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. सही है? यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है हमारी कि योर a should not be 0 ना, नीचे वाला फिर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका फ्रैक्शन. राइट? a should not be 0 here. Next,
अब क्या क्लास 11 में हमको ये सारी कंडीशंस का भी ध्यान रखना होता है कि कब वो डिफाइंड हो रहा है कब नहीं, यहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं चलता है, क्योंकि अभी तक तो हमको क्या ऐसे ही केसेस देते थे कि यहाँ पे आप आंसर निकाल ही पाओगे। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अनडिफाइंड सिचुएशंस होती हैं, सो दैट वी हैव टू स्किप हियर। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने आपको समझाया था एक ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। सेम वही a बाय b वाली बात कर लेते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m इक्वल टू a बाय b की पावर m। यहाँ पे भी कंडीशन क्या डालूं, b should not be 0, otherwise my fraction is undefined. Correct? Next, this you already know, a की पावर 0 is 1। हाँ, यहाँ पे भी a should not be 0, नहीं तो क्या हो जाएगा 0 की पावर 0 which is undefined, not defined। चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे 0 to the power 0 is not defined, right? सही कि नहीं है, चेक कीजिए। हाँ, ये लीजिए, डन। चलें आगे। चलो नेक्स्ट 7 जनरलाइज कर रही हूँ, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाय a की पावर m, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय a टू द पावर m विच इज सेम। ऑल्सो मेक श्योर हियर ऑल्सो a शुड नॉट बी 0, अदरवाइज अगेन आपका फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? समझ आइए बात। चलें आगे नेक्स्ट। अब अगर a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर m दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि m इज नॉट 0, दोनों की पावर सेम है तो बेसिस सेम हो जाएंगे। ठीक है, सो बेस हियर a इज इक्वल टू b। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब इफ a to the power m is equal to b to the power m, then a is equal to b। अब m 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, any number to the power 0 is 1, 2 की पावर 0 is 1, 3 की पावर 0 is 1। क्या 2 equal to 3 होता है? नहीं, तो हमें पावर 0 का ध्यान रखना है। देखो मैं क्या बोला, ये 2 की पावर 0 is 1, 3 की पावर 0 is 1, दोनों के RHS सेम है तो LHS भी इक्वल हो गए। सो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, पर क्या 2 बराबर 3 है? नहीं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो इंडाइस है, ये जो एक्सपोनेंट है, वो 0 ना हो। जैसे उस वाले केस में मैंने आपको बोला बेस 0 ना हो, क्या वही वाली प्रॉपर्टी लिख रही हूं मैं 9th। इफ लिख देते हैं यहाँ पे, इफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, दिस implies m equal to n if a is not equal to 1। Got it? समझ आ गया? मैंने सब कुछ एक जगह फॉर्मलाइज करके लिख दिया है आपके लिए, ठीक है? और any number to the power 1 is that number only, ठीक है? चलें आगे, कुछ क्वेश्चंस, उससे पहले फ्रैक्शनल्स इंडाइसेस भी देख लेते हैं, देन वील मूव अहेड, ठीक है? डन। अब एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगी आपके लिए विच इज सर्ज, सड़ा हुआ, सर्ज सड़ा हुआ नहीं, सर्ज इज वेन एवर योर एक्सपोनेंट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 1/4, 2/3, 3/8। जब भी आपकी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है तो उसे हम बोलते हैं सर्ड, ऑल्दो वो है वही a की पावर b टाइप सी, बस एक स्पेशल नाम दे दिया। सो व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, द एंटायर थिंग इज नोन एज सर्ड, अ स्पेशल नेम गिवन, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली भी बोल सकते हैं, ठीक है? सो सर्ज आर numbers having fractional indices। सही है? समझ आइए बात पक्का? सपोज मैंने ऐसा लिखा है, लेट्स से इफ लेट्स से b स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो b क्या हो जाएगा?
अंडर रूट ए। कैसे ऐसे करते हो ना, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दिस विल इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू रूट ए। यस और नो? अब जब हम इसको सर्ज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्ज मतलब फ्रैक्शनल इंडाइसेस के फॉर्म में जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इसको पता है कैसा लिखेंगे, b इक्वल टू a की पावर हाफ। समझे? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो रूट a इक्वल टू b है, तो b क्या हो जाएगा, a की पावर हाफ। समझ आई बात? नाउ अब मैं इसको जनरलाइज कर देती हूं। नाउ इफ a इज एनी पॉजिटिव, सी मैं वापस बोली क्योंकि पॉजिटिव क्यों, वही यार वो नेगेटिव नंबर्स में जब इवन पावर्स आ जाती है तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए हम पॉजिटिव नंबर्स की ही बात करें। सो इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड b इज एनी natural number, ठीक है ना, then okay such that लिख देती हूँ, such that nth root of a is equal to b, nth root of a is equal to b if and only if and only if a is equal to b की पावर n। सॉरी, n is any natural number, so sorry, b नहीं n ले रहे हैं ना हम लोग, n is any natural number। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, b will be positive, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहे हो, so b will always be positive here, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, यहां हम नेचुरल नंबर्स ही लेंगे, ठीक है, सो इट विल बी पास टू द पावर 1 बाय समथिंग। हाँ, पॉजिटिव नंबर्स ही, पॉजिटिव रूट। क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर का रूट लेते हो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ए पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी ना, ए इज पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली उसका रूट भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, गॉट इट? 16 पॉजिटिव है तो उसका जैसे फोर्थ रूट लिया तो 2 हो गया। ठीक है, लेट्स से 8 है उसका थर्ड रूट लिया तो 2 हो गया, सेम। गॉट इट? 16 का सेक 2 रूट लिया मतलब हाफ अंडर रूट लिया तो क्या हो गया 4। सो हमेशा पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा आपको। गॉट दिस? हाँ, यहाँ n रैशनल नंबर नहीं, यहाँ पे n आप नॉर्मल नेचुरल नंबर ही लोगे, पावर उसको 1 बाय n। मैंने आपको सिखाया ये चीज, इसी को ही मैं यहाँ पे इसको रैशनल के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, b इक्वल टू a की पावर, ये रैशनल फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, नाउ हियर प्रोवाइडेड n शुड नॉट बी 0, इसीलिए नेचुरल नंबर्स लिया था। गॉट दिस? क्यों लिया मैंने, रीजन क्या है अब समझ आ गया? n को नेचुरल नंबर क्यों लिया? बिकॉज मैं इसको 0 नहीं ले सकती थी। ठीक है, 0 लेती तो फिर अगेन अनडिफाइंड, मतलब फ्रैक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता। गॉट इट? समझ आई ये बात? सो ये सब तो यार ऐसे थ्योरेटिकल है, ऐसे कुछ नहीं, इतना सोचना नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा है थर्ड रूट ऑफ 3, कैसे लिखूंगी इसको अगर मैं इंडाइसेस या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखती हूँ तो? वेरी नाइस, 3 की पावर 1 बाय 3, वील बी डीलिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, अच्छा अगर मैंने लिखा होता है यहाँ पे अंडर रूट 2 का क्यूब टू द पावर 4, सो देखो इसको कैसा लिखूंगी, 2 का क्यूब टू द पावर 1 बाय 4, यही सिखाई है अभी सर्च से, और फिर आपको a की पावर m टू द पावर n सिखाई थी, क्या हो गया ये 2 की पावर 3 बाय 4। गॉट इट? समझ आई ये चीज पक्का एवरीवन? इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलें आगे। एक और चीज, चलिए एक बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दे रही हूँ, वेरी सिंपल। लेट्स से वी हैव 3x टू द पावर 4 y क्यूब into 18x cube y to the power 5। सिंपल सिंप्लीफाई है, कुछ नहीं करना मेरे को, बस वही आपके रूल्स अभी पढ़ाए ना जो मैंने आपको, वो करके बता दो बस। अभी जो रूल सिखाए उन्हीं से, क्या था, लाइक सेम बेसिस की पावर ऐड हो जाएगी,
और डिफरेंट बेसिस अलग अलग रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सेम बेसिस कौन से, एक्स एक्स वाई वाई, बाकी नंबर्स हैं, नंबर्स नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, वेरी नाइस। आया समझ में, क्या रूल यूज किया, एक तो m प्लस एन वाला है ना, m प्लस एन वाला यूज किया, मल्टीप्लाई किए तो लाइक लाइक टर्म्स को ही करेंगे हमेशा, 3 इंटू 18 लाइक टर्म्स है तो हो गया 54, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 तो दोनों ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 3 7, फिर y की पावर 3 और y की पावर 5, 3 प्लस 5 8। आई बात समझ में सबको, ये चीज समझ आई एवरीवन। चलें आगे, एक क्वेश्चन और करें, m माइनस एन वाली करते हैं। ट्राई सॉल्विंग दिस वन, 3x टू द पावर 4 y क्यूब अपॉन 18x टू द पावर 3 y 5। अब ये क्या है, इट इज अ m माइनस एन वाली, अपॉन है ना, m माइनस एन प्रॉपर्टी है, करिए डिवाइड करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को डिवाइड कीजिए, 3/18 -1 क्यों लिखे, 1/s के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। बोलिए, x अपॉन 6, चेक करो देखो, 3 ये 6 से कट गया है ना, 4 माइनस 3 1 तो x की पावर 1 बचा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 माइनस 5 तो -2 आ रहा है, -2 मतलब डिनोमिनेटर में, तो ये चला गया नीचे। आया समझ में, एक्सपैंड करके लिखो उसको, या आ गया, हो गया, कैंसिल करके ही करा हमने, तो ऐसे तो मन में तो वही किया, पर एक्चुअली हम एक्सपोनेंट्स के रूल यूज कर रहे हैं। एक m की पावर n करके बताना, -2x² अपॉन y क्यूब होल टू द पावर 3 दिया है मैंने, होल टू द पावर 3 मतलब इंडिविजुअल को आप क्यूब करते जाओ, बड़ा ही सिंपल सा है, फटाफट से बताओगे। -8 2 का क्यूब हो, -2 का क्यूब हो गया, -8 x² की पावर 3 हो गया, और y क्यूब की पावर भी 3 हो गया, करेक्ट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये m की पावर n, m की पावर n, समझे। सो ये हो जाएगा -8 x टू द पावर 6 अपॉन y टू द पावर 9। आई होप आपको इतना समझ आया एवरीवन, इज दिस क्लियर, ऑलराइट। एक क्वेश्चन और करेंगे सर्च से रिलेटेड, सर्च वही फ्रैक्शनल इंडाइसेस से रिलेटेड। हाँ जी, क्या नहीं आया, ये वाला, ये -2 का क्यूब, -8 x² का क्यूब, y क्यूब का भी क्यूब, हमने पढ़े ना, याद है वो वाली प्रॉपर्टी, आई मेक यू रिमाइंड, a की पावर b अपॉन a की पावर, लेट्स से b की पावर c, चलो कुछ और लिखती हूँ, अभी लिखी थी मैंने, a अपॉन b होल टू द पावर m, a की पावर m अपॉन b की पावर m, याद आया, वही मैंने इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, याद आ गई, समझ आ गई, प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी वही यूज करिए। लास्ट एक क्वेश्चन और करेंगे एंड देन वील वाइंड अप द क्लास टुडे। ओके, मैंने दिया है क्यूब रूट, ओके, टू द पावर 27, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लास्ट क्वेश्चन, टू द पावर -2, वेरी नाइस। उसके बाद 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 27 की पावर -2 हो गया, होल टू द पावर 1/3, सही लिखी हूँ, ये m टू द पावर n हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 27 की पावर -2/3, यस और नो, और माइनस है तो 1 अपॉन कर लूँ, इजी हो जाता है, सो
1/27 की पावर 2/3, यस और नो? करेक्ट? कर सकती हूँ क्या? माइनस पावर थी ना, तो माइनस पावर की प्रॉब्लम ही होती है यार, इसलिए डिनोमिनेटर में लिया हो यार, टेंशन खत्म हो जाती है। मैं हमेशा, दिस इज अ थंब रूल, जब भी नेगेटिव पावर दिखे हमेशा डिनोमिनेटर में लिया हो। डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो न्यूमरेटर में ले जाओ उसको, ठीक है? सो आपको क्या मतलब नेगेटिव नंबर देखते ही हमारी थोड़ी सी घबराहट सी होती है यहाँ पे। नेगेटिव पीपल गो आउट, पॉजिटिव पीपल कम इन, वैसा वाला कंसेप्ट ही रखेंगे हम। सो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब, वेरी नाइस। ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2/3। अब वही m टू द पावर n आ गई फिर से, सो 1/3 की पावर 3 इंटू 2/3, यस और नो? 3 से 3 काट दो, क्या बचा? 1/3 का स्क्वायर। इसको ओपन ही कर देते हैं ना, सीधा सीधा 1/9 लिख के छोड़ देते हैं। 3 की पावर -2 की बजाय ये ज़्यादा बढ़िया है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना था हमको, सर्ज और इंडाइसेस हटाने थे, तो सर्ज और इंडाइसेस हटा दिए तो क्या बचा? 1/9। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो वी विल कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस मैंने थोड़े सा आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई उसी को थोड़ा सा यूज करते हुए क्वेश्चंस करे हमने। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आई प्रॉपर्टीज। यार देखो सुनो, ये सब है ना बस फालतू की बातें थी कि एक बार कराना है होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, रैशनल, अरे वो देगा ही तुमको पॉजिटिव रियल नंबर, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? रैशनल नंबर बस नया क्या सीखा तुम, अब पावर को 1/समथिंग, 2/3 अभी करी ना हमने, 2/3, 3/4 ऐसी पास करी, दैट इज डिफरेंट, दैट इज रैशनल नंबर्स। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही मस्त सा होता है मैथ्स, और अप्लाइड मैथ्स और भी इंटरेस्टिंग होती है। सो you'll find it very easy and very simple, and it's also a scoring subject. All right, so see you all tomorrow. Thank you, bye. Thank you.